हेलो स्टूडेंट्स, तुम सभी का मेरे क्लास में बहुत स्वागत है। आज मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं सर्कल्स, और सर्कल्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इनफैक्ट मैं इस क्लास का शुरुआती एक बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करना चाहूंगा। सुन के शायद तुमको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ना लगे, बट असल में वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज अ सर्कल? एक सर्कल होता ही क्या है? अब वैसे तो मुझे भी पता है कि तुम्हें भी पता है सर्कल दिखता कैसा है, लेकिन अगर शब्दों में बताना पड़े कि सर्कल क्या होता है तो बोलोगे क्या? अब कई बच्चे ये कह देते हैं, सर सर्कल इज अ क्लोज्ड शेप मेड विद अ कर्व, नॉट विद स्ट्रेट लाइंस। अब ये बात सुन के हो सकता है ना मैं ऐसा एक डायग्राम बना दूं, इट इज अ क्लोज्ड शेप मेड विद कर्व्स, लेकिन ये तो सर्कल नहीं है। तब ये गंदा सा डायग्राम मैं बनाता हूं तो स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि सर नहीं, सर्कल इज अ क्लोज्ड शेप विच इज सिमेट्रिक। ऐसा आप गंदा सा मत बनाओ, सिमेट्री डालो अपने शेप में, ठीक है? दिस इज अ क्लोज्ड शेप मेड विद अ कर्व एंड इट इज आल्सो सिमेट्रिक। देखो ना, बाया वाला हिस्सा मैं ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर डालूंगा तो ओवरलैप करेगा ना, सिमेट्री है, दिस शेप इज सिमेट्रिक। फिर बोलेंगे लोग नहीं 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 सर, अभी भी हमको सिमेट्री और ज्यादा चाहिए, ठीक है? या एट दिस पॉइंट वो थोड़ा कंफ्यूज भी होने लगते हैं कि आप बोले क्या। इसीलिए सर्कल का डेफिनेशन के बारे में सोचना और सोच समझ के बोलना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इनफैक्ट इसका डेफिनेशन समझाने के लिए तुम्हें मैं एक टास्क दूंगा। एक टास्क करोगे ना तो अपने आप तुमको सर्कल का डेफिनेशन समझ में आएगा। टास्क ये है, मान लो कि मैं बोर्ड पे एक पॉइंट मार्क कर दिया P, और तुमको बोला आओ भाई बोर्ड पे आओ और पॉइंट P से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क कर दो। तो हो सकता है तुम आओगे और अपना पॉइंट यहां मार्क कर दोगे, और फिर एक और स्टूडेंट को बुला के मैं सेम काम दिया, आओ पॉइंट P से 5 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट मार्क करो। तो देखा कि तुम एक जगह तो ऑलरेडी यहां तो कर ही चुके हो, तो वो सोचा कि चलो मैं यहां कर देता हूं। फिर मैं एक तीसरे स्टूडेंट को बुलाया, वो आके यहां कर दिया। एक चौथे स्टूडेंट को बुलाया, वो आके यहां कर दिया। पांचवें स्टूडेंट को बुलाया, वो देखा कि अरे यहां जगह है, यहां कर देते हैं 5 सेंटीमीटर दूर। बताओ पॉइंट P से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर दूर कितने पॉइंट्स मार्क किए जा सकते हैं? कितने पॉइंट्स? इस बात का जवाब है अनगिनत, यानी इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि तुम पॉइंट P पे खड़े होके किसी भी डायरेक्शन में, तुम फ्री हो किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, 5 सेंटीमीटर दूर जाओ और रुक जाओ। वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो पॉइंट P से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर दूर होगा। हाँ, अभी तुम प्रैक्टिकलिटी का बात करोगे तो बोलोगे सर नहीं, मैं ये एक्सपेरिमेंट सच में कोई बोर्ड में करूंगा तो जैसे जैसे मैं पॉइंट्स मार्क करते चले जाऊंगा, तब एक पॉइंट के बाद, मतलब एक मोमेंट के बाद मेरे पास मार्क करने के लिए और जगह ही नहीं बचेगा, है ना? मान लो मैं 100 पॉइंट मार्क कर दिया, उसके बाद मेरे पास और पॉइंट मार्क करने के लिए जगह ही नहीं बचेगा। हाँ, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। देखो ऐसा दिखने में एक डायग्राम बन जाएगा और तुम बोलोगे सर सारा जगह भर गया। अनगिनत पॉइंट्स थोड़ी मार्क हो पाए, 40-50 पॉइंट मार्क हो पाए। लेकिन यह बात को समझना जरूरी है कि जब हम मैथ्स में एक सर्कल को डिफाइन करने का कोशिश कर रहे हैं और हम यूज कर रहे हैं वर्ड पॉइंट, तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग एक पॉइंट ऑलमोस्ट कोई जगह नहीं लेता है, प्रैक्टिकली लेता है। चाहे तुम पेन से करो, चाहे तुम मार्कर से करो, चाहे तुम नीडल से करो, वो कुछ ना कुछ जगह ले लेगा। और इसीलिए खाली एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मार्क हो सकते हैं प्रैक्टिकली, सच में कागज पेन से। लेकिन थ्योरेटिकली बात करें तो क्योंकि एक पॉइंट ऑलमोस्ट कोई जगह नहीं लेगा, इसीलिए कोई भी दो पॉइंट के बीच में हमेशा तुमको और जगह मिलेगा और पॉइंट्स मार्क करने के लिए, ठीक है? तो थ्योरेटिकली कितने सारे पॉइंट्स पॉइंट P से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर दूर होंगे? इनफाइनाइट। और अगर हम वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को मार्क कर दिए तो हमें क्या देखने मिलेगा? सारे के सारे को मार्क कर दिया। अगर अभी देखो सारे को तो मार्क नहीं किया, अभी तो बहुत जगह बचा हुआ है। मैं चाहूं तो यहां पे और पॉइंट्स मार्क कर सकता हूं। एक पॉइंट यहां मार्क कर दिया, एक पॉइंट यहां, 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 और भी जगह बचेंगे। इमेजिन करो मैं सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया तो मेरे को दिखने में क्या मिलेगा? दिखने में जो मिलेगा वो कुछ होगा ऐसा, है कि नहीं? ऐसा कुछ होगा। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई जगह नहीं बचा है,
क्योंकि एक के बाद एक जितने भी जगह हैं हम सब जगह वो पॉइंट मार्क कर दिए हैं, इसलिए अब ये कॉन्टिन्यूअस सा कर्व दिखाई दे रहा है, कॉन्टिन्यूअस, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। इसे ही तो हम सर्कल कहते हैं। दिस इज व्हाट अ सर्कल इज। इनफैक्ट इस बात को समझ के ही नाउ वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। और मेरे अब इस डेफिनेशन को सुनना और सोचना कि ये बात अगर तुम सुनोगे और इसको फॉलो करके बोर्ड में एक डायग्राम बनाओगे तो एक सर्कल ही बनेगा। क्या होना चाहिए डेफिनेशन? इफ वी मार्क all the possible points that are equidistant from a given point, then we will get a circle. अगर हिंदी में बोलूं तो अगर हम एक दिए हुए पॉइंट से सारे वैसे पॉइंट मार्क कर दे जो वो दिए हुए पॉइंट से सेम दूरी मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें जो मिलेगा उसे हम कहेंगे सर्कल। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी बात को मैं यहां पर लिख भी दिया हूं। A circle is a set of all points that are equidistant from a given point. Okay? In fact, इस given point का भी एक नाम होता है। इस given point को क्या कहते हैं? Center of the circle. और ये जो fixed distance है, जो सभी point maintain कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं radius of the circle. Okay? तो देखो, इस तरीके से अच्छे से अगर हम सर्कल को डिफाइन करेंगे, तो हम सेंटर और रेडियस को भी डिफाइन कर पाएंगे, है ना? क्योंकि देखो, बहुत बार जब मैं बच्चों से पूछता हूं कि भाई सर्कल को डिफाइन करो, कई बार वो उल्टा रेडियस और सेंटर यूज करने लगते हैं अपने डेफिनेशन में। बोलते हैं सर इट इज अ क्लोज्ड शेप व्हिच इज मेड विद कर्व्स एंड इट हैज अ सेंटर एंड रेडियस। अरे भाई, किसी को अगर सर्कल ही नहीं पता है तो उसको रेडियस क्या होता है ये कैसे पता चलेगा? पहले सर्कल को डिफाइन करना होगा और उससे फिर हम रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं, है कि नहीं? इनफैक्ट सेंटर और रेडियस को डिफाइन करने के बाद कुछ और भी पॉपुलर टर्म्स है रिलेटेड टू सर्कल जो तुमको जान जाना भी सही होगा। जैसे अगर मैं सर्कल के ऊपर, अच्छा वैसे मैं कह रहा हूं सर्कल के ऊपर मतलब ऑन द सर्कल, अगर मैं बोला कि जाओ सर्कल के ऊपर एक पॉइंट मार्क करो, ऑन द सर्कल गो एंड मार्क अ पॉइंट, तो तुम कहां करोगे? तुमको एग्जैक्टली इस ब्लू वाले कर्व के ऊपर ही करना पड़ेगा। ऑन द सर्कल मतलब यहां नहीं है, इसको एक डिस्क के तरह मत सोचो, इसको एक रिंग के तरह सोचो। ये रिंग को सर्कल कहते हैं, ठीक है? तो अगर मैं तुमको बोला गो एंड मार्क अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो तुम यहां कर सकते हो या यहां कर सकते हो या यहां कर सकते हो। अगर बोला गो एंड मार्क अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल, तब यहां या यहां या यहां या यहां कहीं भी कर सकते हो। और आउटसाइड मतलब इस बाउंड्री के बाहर, यहां यहां कहीं भी, ठीक है? तो ऑन, इन एंड आउटसाइड का क्लियर है मीनिंग? अब सुनो, अगर मैं सर्कल पे 2 पॉइंट ले लूं, पे मतलब ऑन द सर्कल 2 पॉइंट ले लूं, ठीक है? कहीं भी ले सकता हूं। तो एक पॉइंट मान लो मैं ले लिया यहां, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ ए, और दूसरा पॉइंट मैं ले लिया, कहां ले लूं? यहां ले लेता हूं, बी, इस तरीके से। और फिर इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, यानी ये क्या मिल गया हम लोग को? ये एक लाइन सेगमेंट मिल गया, है ना? क्योंकि ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे खत्म हुआ, या उल्टा बोल दो, इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे खत्म हुआ। इस लाइन सेगमेंट को एक नाम दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कॉर्ड, ठीक है? CHORD, कॉर्ड। अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है? इसको मैं यहां मार्क कर दे रहा हूं। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, डेफिनेशन तुम समझ लो। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ लिखना होगा तुमको अभी अपने कॉपी में, ठीक है? अगर तुमको अपने कॉपी में कुछ लिखना होगा तो मैं बता दूंगा तुमको, अभी सिर्फ सुन के समझना है। अगर मन करे तो अपने शब्दों में लिख लो, ऐसा नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं वो उतारने का जरूरत है। ये मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? सब समझना है, ठीक है? हाँ, कुछ कुछ वर्ड्स याद रखने होंगे, जैसे इसको कॉर्ड कहते हैं, ये बात तो याद रखना होगा, ठीक है? तो ए बी, दिस लाइन सेगमेंट इज अ कॉर्ड, ओके? अब अगर तुम ये कॉर्ड का मीनिंग समझ गए हो ना, तो मैं तुमको एक स्पेशल कॉर्ड के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, सोच के देखो, कॉर्ड छोटे भी हो सकते हैं, जैसे इससे छोटा कॉर्ड हो सकता है क्या इस सर्कल में? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं पॉइंट बी यहां नहीं लेके यहां लिया होता तो और छोटा सा कॉर्ड मिलता मेरे को, और छोटा सा कॉर्ड मिलता ना। और इससे लंबा भी हो सकता है, अगर पॉइंट बी को मैं यहां ले लिया होता
तो और लंबा सा कॉर्ड मिलता। करेक्ट। लॉजिकली सोच के देखो, अगर मेरे को सबसे लंबा कॉर्ड बनाना हो, सबसे लंबा कॉर्ड, तो वो कॉर्ड दिखने में कैसा होगा? सबसे लंबा वाला कॉर्ड। तो अगर मेरे को सबसे लंबा वाला कॉर्ड बनाना होगा ना, तो उस कॉर्ड को मेरे को सेंटर से ही पास कराना पड़ेगा। इस तरीके से दिख रहा है। अगर मैं ऐसा कॉर्ड बनाऊंगा तब ये कॉर्ड सबसे ज्यादा लंबा होगा। अगर मेरा कॉर्ड सेंटर से पास नहीं करेगा ना, तो वो इस वाले कॉर्ड से कम लंबा होगा। जैसे इस बात को मैं प्रूव भी करूंगा आगे चल के, बट अभी के लिए ये जान लो कि ये जो सबसे लंबा वाला कॉर्ड है, यानी कि वो वाला कॉर्ड जो सेंटर से पास कर रहा है, उस कॉर्ड को हम नाम देते हैं डायामीटर। ठीक है, डायामीटर। तो द कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायामीटर। और ये बात बहुत क्लियर है कि डायामीटर का जो लंबाई है वो रेडियस के लंबाई का 2 गुना होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सेंटर है तो सेंटर से सर्कल के कोई भी पॉइंट पे हम जाए तो वो डिस्टेंस रेडियस है, तो ये डिस्टेंस भी रेडियस है, ये डिस्टेंस भी रेडियस है, इसलिए डायमीटर इज 2 टाइम्स द रेडियस। क्लियर? डायमीटर क्या होता है ये क्लियर है? अच्छा, अगर कोई तुमसे ये पूछे ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ डायमीटर, तो ये मत बोला करो इट्स 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इस बात का कोई मतलब नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस तो कोई ऐसे भी बना देगा ना, बोला दिस इज 1 रेडियस, दिस इज 1 रेडियस। क्या इस स्ट्रक्चर को डायमीटर कहते हैं क्या? नहीं। हालांकि इसका भी लंबाई 2 टाइम्स ऑफ रेडियस है। ठीक है, तो सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ रेडियस बोल देने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, वो तो बस एक लंबाई पता चलेगा। डायमीटर इज ऑल्सो लाइन सेगमेंट। डायमीटर भी एक लाइन सेगमेंट है। कौन सा वाला लाइन सेगमेंट? It is a line segment formed by choosing 2 points on the circle such that the line segment passes through the center of the circle. या तो तुम लाइन सेगमेंट करके बताओ, या तो तुम सीधा कॉर्ड वर्ड यूज कर लो डायमीटर डिफाइन करने के लिए। It is the chord that passes through the center of the circle. क्लियर? अभी तक कोई डाउट है किसी को? पूछोगे कैसे? कमेंट पे लिख देना अपना डाउट, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बट होपफुली अभी तक कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना? अभी तक सब कुछ बहुत सिंपल है। अब जब हम डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल समझ लिए हैं, सेंटर क्या होता है समझ लिए हैं, रेडियस क्या होता है समझ लिए, कॉर्ड क्या होता है समझ लिए हैं, और डायमीटर क्या होता है ये भी समझ लिए हैं, अब हम धीरे धीरे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल समझना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कि सर्कल में क्या खास कैरेक्टर्स होता है, सर्कल के बारे में और ठीक से समझना शुरू करते हैं। ठीक है, वैसे मैं एक बात बता दूं, ये कॉर्ड, डायमीटर, सेंटर, रेडियस के अलावा भी और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सर्कल के, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब हम समझना शुरू करेंगे कि सर्कल के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो सबके दिमाग में नेचुरली आता है सर्कल को देख के, वो ये है कि भाई सर्कल काफी सिमेट्रिक है, बहुत ज्यादा सिमेट्रिक शेप है। देखो, ये कहना कि सर्कल बहुत ज्यादा सिमेट्रिक है, ये उतना ठोस स्टेटमेंट नहीं है, मैथमेटिकली रिजिड स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक तो वैसे स्क्वायर भी है, सिमेट्रिक तो हेक्सागन भी है, बहुत सारा शेप है जो सिमेट्रिक, रेक्टेंगल भी सिमेट्रिक होता है। इनफैक्ट और जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन बनाओगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल या स्क्वायर या रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, सभी के सभी काफी सिमेट्रिक लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सिमेट्रिक देख के लगता है सर्कल। लेकिन सबसे कोई शेप कम सिमेट्रिक है या ज्यादा सिमेट्रिक है, इस बात का कंपैरिजन कैसे किया जाए, कैसे मेजर किया जाए कोई शेप कितना ज्यादा सिमेट्रिक है? तो कोई भी शेप कितना ज्यादा सिमेट्रिक है ये मेजर करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि उस शेप में कितने सारे लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं या एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा लाइन है जिसके अलोंग अगर हम उस शेप को फोल्ड कर दें तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे एग्जैक्ट ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, 1 half will be the mirror image of the other half। जैसे देखो यहां पर मैं कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना के रखा हूं। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे। देख लो, कोई भी हाफ को मैं किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक लाइन को पकड़ लो, उसके एक साइड पे जो हाफ है वो मैं दूसरे हाफ पे एग्जैक्ट ओवरलैपिंग फोल्ड कर सकता हूं। स्क्वायर के पास 1 2 3 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहे हैं, तुम देखो लाइंस ऑफ सिमेट्री भी बढ़ते जा रहा है। जैसे हेक्सागन में और ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री है ना? सर्कल को जब देखोगे, मेरे को सोच समझ के बताओ, सर्कल के पास कितने सारे लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगे? कितने सारे? वापस इनफाइनाइट, अनगिनत।
क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी डायमीटर बनाएं, कोई भी डायमीटर बना ले, और डायमीटर बनाने के लिए सेंटर दिखना जरूरी है। क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर। तो अगर हम ये वाला डायमीटर बना ले, या ये वाला डायमीटर बना ले, या ये वाला डायमीटर बना ले, या ये वाला डायमीटर बना ले, जितने भी डायमीटर हम बनाएंगे वो सारे के सारे, कोई भी डायमीटर विल एक्ट एज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द सर्कल। सर्कल को किसी भी डायमीटर के अलोंग फोल्ड करोगे तो वो दूसरे हाफ पे जाके एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाएगा। और क्योंकि हम एक सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर्स बना सकते हैं, इसीलिए सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। वैसे तुमको ये बात समझ में आ रहा है ना कि एक सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर्स बना सकते हैं, है ना? कोई लिमिट नहीं है इसका। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक सर्कल में तुम कितने कॉर्ड्स बना सकते हो, कॉर्ड्स, कोई भी कॉर्ड बनाना है, कितने कॉर्ड बना सकते हो? ऑब्वियसली इसका आंसर है इनफाइनाइट, है ना? क्योंकि तुम कोई भी 2 पॉइंट पकड़ सकते हो सर्कल पे, बहुत सारे, इसके लिए तो इनफाइनाइट ऑप्शन है ना? देखो, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर मैं कहीं पढ़ा था सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, तो शायद 2 पाई आर पॉइंट्स मिलके ये सर्कल बना है। ऐसा नहीं है। एक पॉइंट का साइज जो है वो नेग्लिजिबल है। याद करो, सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलके बना है। ये सर्कल की डेफिनेशन से ही समझ में आता है, और एक पॉइंट की डेफिनेशन से समझ में आता है कि पॉइंट का साइज एकदम एक्सट्रीमली छोटा है। इसीलिए क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बना है, अगर हमें उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तो उसके भी तो इनफाइनाइट तरीके होंगे, इनफाइनाइट केसेस होंगे, और उन इनफाइनाइट केसेस में से कोई भी एक केस पकड़ के हम अगर एक लाइन सेगमेंट खींच दें तो वो एक कॉर्ड बनेगा। इसलिए एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन सकते हैं। इनफाइनाइट कॉर्ड्स तो बन ही सकते हैं, क्या इनफाइनाइट डायमीटर्स बन सकते हैं? हाँ, इनफाइनाइट डायमीटर्स भी बन सकते हैं। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स भी बन सकते हैं और उसी सर्कल के इनफाइनाइट डायमीटर्स भी होंगे, तो क्या एक सर्कल में नंबर ऑफ कॉर्ड्स और नंबर ऑफ डायामीटर्स क्या सेम होंगे? क्योंकि दोनों ही तो इनफाइनाइट नजर आ रहे हैं। देयर आर इनफाइनाइट कॉर्ड्स इन अ सर्कल एंड देयर आर इनफाइनाइट डायमीटर्स इन अ सर्कल। तो क्या मैं ये कह दूं कि एक सर्कल में जितने कॉर्ड्स बन सकते हैं उतने ही डायमीटर बन सकते हैं? तो इस बात का आंसर है नो। द नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन अ सर्कल विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डायमीटर्स इन द सर्कल। अब तुम बोलोगे सर लेकिन दोनों ही तो इंफिनिटी है ना। तो पहला बात समझो, इंफिनिटी एक रियल नंबर नहीं है, 5 या 7 या 100 की तरह नहीं है कि अगर नंबर ऑफ कॉर्ड्स भी इंफिनिटी है और नंबर ऑफ डायमीटर्स भी इंफिनिटी है तो इनको तुम डायरेक्टली कंपेयर कर दोगे और बोलोगे कि ये दोनों सेम है। इस बात को समझने के लिए ऐसे सोचो कि सर्कल में तुम जितने भी इस सर्कल में तुम जितने भी डायमीटर बना सकते हो, वो जितने डायमीटर होंगे, कोई भी डायमीटर उठा के देख लो तो वो एक कॉर्ड भी तो है। एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड, करेक्ट? बट अगर तुम कोई एक रैंडम कॉर्ड उठाते हो तो जरूरी थोड़ी है कि वो एक डायमीटर है। कहने का मतलब एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट नॉट एवरी कॉर्ड इज अ डायमीटर। तो किसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा, कॉर्ड का या डायमीटर का? अरे भाई, अगर ऐसे कोई कॉर्ड्स हैं जो डायमीटर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई डायमीटर है ही नहीं जो कॉर्ड नहीं है, तो मतलब कॉर्ड्स ज्यादा हैं। उन सभी कॉर्ड्स में से कुछ डायमीटर्स हैं, करेक्ट? तो हालांकि दोनों का पॉपुलेशन इंफिनिटी है, कॉर्ड्स का पॉपुलेशन डायमीटर से ज्यादा है। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि द नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन अ सर्कल विल बी इनफाइनाइट टाइम्स मोर देन द नंबर ऑफ डायमीटर्स। यह भी सोचने वाला बात है, ठीक है? तो प्लेइंग विथ इंफिनिटी, जिस तरीके से एनसीईआरटी अपने चैप्टर्स का नाम दे रहा है, एक चैप्टर उनको निकालना चाहिए प्लेइंग विथ इंफिनिटी, है ना? शायद 9 में या 10 में, क्योंकि इंफिनिटी बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। हम जैसे जैसे अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, ऑलमोस्ट हर टॉपिक में तुम देखोगे कहीं ना कहीं से इंफिनिटी का बात उड़ जाता है, ठीक है? यहां भी उड़ गया है, आगे भी इस चैप्टर में उठते रहेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर्कल, बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री, और हर एक लाइन ऑफ सिमेट्री सर्कल का एक डायमीटर ही होगा। एक्चुअली लाइन तो इनफाइनाइट होता है, लाइन कभी खत्म नहीं होता है, बट कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर तुम सर्कल में उठाओगे तो इट विल कंटेन द डायमीटर।
है ना, उसमें जो लाइन सेगमेंट एक डायमीटर का बैठा रहेगा. बट पॉइंट इज दैट इट हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड it is only circle is the only shape, only 2D shape that has infinite lines of symmetry. तुम और कोई भी शेप बना लो, उनके इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकते हैं. देखो, पहले तो बहुत सारे ऐसे शेप हो सकते हैं जिसमें जीरो लाइंस ऑफ सिमेट्री हो, जैसे मैं पहले गंदा वाला बनाया था. इस शेप का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री तुम नहीं बना पाओगे. सोच लो, ऐसे फोल्ड करेंगे थोड़ी ना ये इस पे फोल्ड हो जाएगा, नहीं है, इसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. बट उसके बाद जो मैं थोड़ा सा अच्छा शेप बनाया था, इस शेप का बताओ तो कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है, इस शेप का बता दो कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है. सोच समझ के याद रखना, लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग अगर एक साइड में जो बैठा है उसको फोल्ड करके दूसरे साइड पे करेंगे तो एग्जैक्ट ओवरलैप होना चाहिए. दो लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत क्लियर है. सवाल उठता है कि दो से ज्यादा है कि नहीं. ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है ही, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना. इसके अलावा कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? मन में सवाल यह उठता है कि अगर मैं एक ऐसा लाइन उठाऊं, ऐसा, ठीक है, इस तरीके का, तो क्या ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री माना जा सकता है? ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है. क्यों? क्योंकि ये बात हमें शायद तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है वो सेम है, करेक्ट. इनफैक्ट इस पार्ट का जो एरिया है वो इस पार्ट के एरिया के बराबर है. इनफैक्ट ये पार्ट इस पार्ट के कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट भी है. कॉन्ग्रुएंट सी पढ़े हो ना. अगर मैं इस शेप को काट के निकालूं एक हिस्सा और इस वाले साइड को काट के निकाल दूं, ठीक है, और फिर एक बैग में डाल के मिक्स कर दूं और फिर बोलूं तुमको ये वाला बताओ तो कौन सा है, तो तुम नहीं बता पाओगे क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है. तो बस क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, आइडेंटिकल है, क्या अब हम ये कह दें कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, नहीं है. क्योंकि अगर मैं इस हाफ को इस हाफ में फोल्ड करता हूं तो ये वाला जो हिस्सा है ना वो इससे ओवरलैप नहीं करेगा. अब इसमें तुम्हारा इमेजिनेशन का भी जरूरत है. ये पार्ट फोल्ड होके यहां पर जाएगा, ठीक है, और ये पार्ट फोल्ड होके इस एरिया पे आ जाएगा. ये समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिमाग पे इतना ज्यादा जोर डालने का जरूरत नहीं है, ठीक है. दिस शेप विल हैव ओनली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, टू, ओके. बट द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट a circle will have infinite lines of symmetry and only circle will have infinite lines of symmetry. इसीलिए most symmetric shape एक ही है, वो है सर्कल. सर्कल से ज्यादा सिमेट्रिक 2D शेप हो नहीं सकता. 3D में बात करेंगे तो स्फीयर हो जाएगा. स्फीयर इज आल्सो वेरी सिमेट्रिक, ओके, ठीक है. आगे बढ़े. अब अगर हम ये समझ लिए हैं सर्कल का जो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो काफी ज्यादा सिमेट्रिक है, अब हम थोड़ा सा सर्कल के यूनिकनेस के बारे में समझना शुरू करेंगे. यूनिकनेस मतलब, मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं तुमको बोर्ड पे बुलाया और बोला एक सर्कल बना दो, कोई भी सर्कल बना दो, तो तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अनगिनत ऑप्शन है. अब उसके बाद मैं अगर बोला कि भाई ऐसे सर्कल्स बनाओ जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, अभी भी तुम्हारे पास अनगिनत ऑप्शन है, क्योंकि तुम वो 5 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो, यहां अनगिनत ऑप्शन है. हाँ, पहले से कम ऑप्शन है, पहले से कम, क्योंकि पहले तो बस बोला था आके सर्कल बनाओ, लेकिन अब बोल रहा हूं कि एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है. यानी पहले तुम जितने सारे सर्कल्स बना सकते थे उनमें से अब एक स्पेशल तुमको कैटेगरी उठाना होगा, वैसा सर्कल का जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है. अब एक और कंडीशन सुनो. मान लो मैं तुमको बोला आके एक ऐसा सर्कल बनाओ जिसका सेंटर यहां पे है, सेंटर मार्क कर देता हूं, सेंटर यहां पे है. रेडियस पे अब कोई कंडीशन नहीं डाल रहा हूं, बस बोल रहा हूं सेंटर यहां होना चाहिए. तब कितने सर्कल बन सकते हैं? अभी भी इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सर्कल दिखने में तुम ऐसा बनाओ, है ना, इस तरीके का, या तुम्हारा मन करेगा तो दिल खोल के एक बड़ा सर्कल बना दोगे. बड़ा सर्कल भी बना सकते थे. कोई भी रेडियस का सर्कल बनाते रह सकते हो ना ये सेंटर पकड़ के, तो अभी भी इनफाइनाइट ऑप्शंस है. लेकिन अगर मैं तुमको ये बोल दिया कि सेंटर भी ये होगा और रेडियस भी दे दिया, मतलब रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा और सेंटर ये होना चाहिए, तब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तुमको एक पर्टिकुलर सर्कल ही बनाना होगा. तो इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि टू ड्रॉ वन यूनिक सर्कल you need to have the information of the center and the radius.
अगर तुम्हारे पास सेंटर और रेडियस का इंफॉर्मेशन है तब तुम एक ही सर्कल बना सकते हो। क्लियर है? लेकिन कई बार ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली तुमको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि सेंटर रेडियस डायरेक्टली मैं तुमको बता दूं तभी तुम एक सर्कल बना सकते हो सकता है मैं सेंटर बता दिया और डायमीटर बता दिया, क्योंकि डायमीटर जानने से भी रेडियस का लंबाई, मतलब डायमीटर का लंबाई बता दिया तो डायमीटर का लंबाई बताने से भी रेडियस तो पता चली जाता है ना। कुल मिला के अगर मेरा इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है जिससे रेडियस फिक्स हो जाता है और सेंटर भी फिक्स हो जाता है तो तुम एक ही सर्कल बना पाओगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? यह बात और अच्छे से समझ में आएगा अगर तुम मेरे कुछ इंफॉर्मेशन को सुन के सर्कल्स बनाने का कोशिश किए। जैसे मान लो मैं तुमको बोला बोर्ड पे आओ, एक ऐसा सर्कल बनाओ जो इस पॉइंट से पास कर रहा हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा हो। ठीक है, पास कर रहा हो, ये सेंटर नहीं है, सर्कल इसके थ्रू जाना चाहिए। तो ऐसे कितने सर्कल्स बन सकते हैं? ठीक है, फ्रेश पेज पे दिखाता हूं। हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट? एक ये रहा वो गिवन पॉइंट, इसके थ्रू पास करने वाले कितने सर्कल होंगे? इनफाइनाइट होंगे ना, बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं भाई। इनफैक्ट यहां ना केवल इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं, तुम जो रेडियस का चाहोगे और जो सेंटर पे चाहोगे वैसा सर्कल बना सकते हो। जैसे कि पहले बात ये दिखा देता हूं कि तुम कोई भी रेडियस का सर्कल बना सकते हो, क्योंकि मैं सर्कल ये बना दिया कोई भी रैंडम रेडियस का और उसको लाके इसके थ्रू पास करा दिया। बड़ा छोटा कैसा भी बनाऊंगा, ये लो छोटा रेडियस का बनाया इस बार, छोटा रेडियस का, उसको पास करा दिया इस पॉइंट से। ठीक है, तो अगर मेरे को सर्कल को एक पॉइंट से पास कराना है तो रेडियस का पूरा फ्रीडम है मेरे पास, इनफैक्ट सेंटर का भी फुल फ्रीडम है मेरे पास। ये सेंटर को मान के क्या मैं एक ऐसा सर्कल बना सकता हूं जो इसके थ्रू पास करे? बिल्कुल बना सकता हूं। यहां से यहां जाऊंगा, इस रेडियस वाला एक सर्कल बना दूंगा इस तरीके का। तो मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि इफ वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट, then first of all there are infinitely many circles that we can draw and these circles can have any radius that we want and they can be drawn with any center। जहां हम चाहे वहां सेंटर लेके एक सर्कल बना लेंगे जो इस पॉइंट से पास करेगा। ये बात क्लियर है? तो बहुत फ्रीडम है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक के जगह तुमको 2 पॉइंट दे दिया, अब बताओ कितने सर्कल्स बन सकते हैं जो ये 2 पॉइंट्स से पास करें? 2 पॉइंट्स। क्या एक ही सर्कल है? क्या 2 सर्कल है? क्या बहुत सर्कल है? क्या अभी भी अनगिनत सर्कल है? तो इसका आंसर है अभी भी अपने पास अनगिनत सर्कल हैं जो इन 2 पॉइंट से पास करेंगे। पहले तो मैं ये बना के दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ऐसे 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 क्या ऐसा बना दिया, ये देख लो भाई। ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया मैं जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। अब एक और बना के दिखाता हूं, एक और सर्कल बन गया जो इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक और चलो बना के दिखा देता हूं, ये देखो भाई, एक और बना दिया। कितने? अब समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते मैं एक्चुअली इनफाइनाइट सर्कल्स हैं जो बना सकता हूं और वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे होंगे, है ना। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है, जैसे पिछले बार जब हमें सर्कल को एक गिवन पॉइंट से पास कराना था तो हम जिस चाहे उस रेडियस का कर सकते थे और जहां चाहे वहां सेंटर लेके कर सकते थे। क्या अब हम वो कर सकते हैं? पहले सेंटर के बारे में समझते हैं। क्या मैं सर्कल का सेंटर यहां कहीं लेके ऐसा सर्कल बना सकता हूं क्या जो इससे भी पास करे और इससे भी पास करे? यह मुमकिन नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा सेंटर है और मैं चाहता हूं सर्कल इस वाले पॉइंट से पास करे, तब रेडियस इतना होगा उस सर्कल का, करेक्ट। बट अगर मैं एक सर्कल बनाना चाहता हूं जो इस सेंटर पे है और इस पॉइंट से पास करे, तो अब तो रेडियस और ज्यादा हो जाएगा और एक ही सर्कल का 2 अलग अलग रेडियस तो हो नहीं सकता। यानी कि मैं ऐसा कोई एक सर्कल नहीं बना पाऊंगा जिसका सेंटर यहां है और वो इस पॉइंट से भी पास कर रहा है और इस पॉइंट से भी पास कर रहा है ना। ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा बात, अब सेंटर पे हम वापस आएंगे, बड़ा रेडियस वाला बात समझो। क्या मैं किसी भी रेडियस का बना सकता हूं? जो चाहे वैसा रेडियस का सर्कल बना सकता हूं क्या जो इन दोनों पॉइंट से पास कर जाए? शुरू में सोच के एक बार के लिए लगेगा हाँ, क्योंकि देखो मैं अभी ये अपने मन से इतना बड़ा सर्कल बनाया,
और उसको ले जाके इस तरीके से बैठाया कि वो उन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। और बड़ा भी बना सकता हूं, ये लो और बड़ा बना दिया। केयरफुली जाके मैं ऐसे उसको प्लेस करूंगा जिससे वो उन दोनों पॉइंट से पास करे, और चाहूं तो छोटा सर्कल भी बना सकता हूं, ये लो छोटा सा सर्कल बनाया, ठीक है। अब मैं जाके उसको केयरफुली इस तरीके से प्लेस करूंगा, ये तो एग्जैक्ट सेम साइज हो गया, थोड़ा अलग किया जाए और थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ये देखो। तो ये लग रहा होगा तुमको कि सेंटर भले हमारे हाथ में नहीं रहा, सेंटर हम लोग जो चाहे वो सेंटर लेके सर्कल नहीं बना सकते, लेकिन जो चाहे उस रेडियस का सर्कल बना सकते हैं और वो इन दोनों से पास कर जाएगा। लेकिन अगर मैं सर्कल को ज्यादा ही छोटा बना दूं, ये सोच के देखो, क्या ये सर्कल इन दो पॉइंट से पास कर पाएगा? नहीं कर सकता है ना भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? अगर हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इन दो गिवन पॉइंट से पास करे, तो हमारे पास रेडियस का कोई अपर लिमिट नहीं है। बड़ा से बड़ा तुम चाहो जितना भी रेडियस ले लो, लेकिन छोटा का एक लिमिट आएगा। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि तुम अपना दिमाग लगाओ और मेरे को बताओ, अगर मैं तुमको ये बता दूं कि ये जो दो पॉइंट्स में दिया था ना, उनके बीच का जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा सर्कल जो बनाया जा सकता है जो इन दोनों पॉइंट से पास करे, उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? तो तुम इमेजिन करो, जब तुम सबसे छोटा पॉसिबल सर्कल बनाओगे तो किस तरीके का वो दिखेगा? क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि वो दिखने में कुछ ऐसा होगा, इस तरीके का होगा? करेक्ट। उस केस में ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, उसको ज्वाइन करेंगे तो ये सबसे छोटे वाले सर्कल का डायामीटर बन रहा होगा। और मुझे तो यही लंबाई पता है ना, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैं तुमको बोला 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस बात है, इस सबसे छोटे पॉसिबल सर्कल का रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। करेक्ट। यानी कि इफ यू आर गिवन 2 पॉइंट्स दैट आर d centimeter apart, then the smallest circle that can be drawn passing through both those points will have a radius of d by 2 centimeter, और largest circle will have no limit। बड़ा पे बड़ा तुम करते चले जाओ, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, बट एक लोअर लिमिट है। उससे छोटा तुम बनाओगे तो वो दोनों पॉइंट से पास नहीं कर पाएगा। ठीक है। वैसे तुम बोल सकते हो, सर इस बात का क्या सबूत है कि जो सबसे छोटा सर्कल होगा वो अगर हम बनाते हैं तो उसका डायमीटर ही इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रहा होगा? इस बात का क्या सबूत है? मतलब बनाते वक्त वो फील तो हो जाता है, बट उस बात को प्रूफ कैसे करें? तो पहला बात तो ये समझो, मैं जितने भी सर्कल्स बनाया जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं, अगर मैं पॉइंट जो मेरे दो गिवन पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ज्वाइन करके ये लाइन दिखाऊं, ये वाला लाइन, हाँ चलो नाम भी दे देते हैं दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट का नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है। ए और बी दोनों को ज्वाइन कर दूं एक लाइन सेगमेंट से, तो ये इन सभी सर्कल्स के लिए एक कॉर्ड बनेगा। कॉर्ड क्यों? व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और हमें पता है हम जितने सर्कल बना रहे हैं वो दोनों ही ए और बी से पास कर ही रहे हैं। सो ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स दैट लाई ऑन एनी ऑफ द सर्कल। इस सर्कल को पकड़ो, इसके लिए भी ए और बी आर 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्कल, या ये सर्कल पकड़ो, इनके लिए भी ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन दिस सर्कल। तो ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो किसी भी सर्कल को उठा लो उसके लिए कॉर्ड है। जैसे इस सर्कल को उठाए उसके लिए एक कॉर्ड है, ये बड़े वाले सर्कल को उठाए उसके लिए भी एक कॉर्ड है, छोटे वाले सर्कल को उठाए उसके लिए भी कॉर्ड है, सभी के लिए कॉर्ड है। करेक्ट। अब मेरे को सोच के बताओ, अगर वो सभी के लिए कॉर्ड है एंड हम जानते हैं कि द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉर्ड इन अ सर्कल इज द डायामीटर, तो हम एक ऐसा सर्कल जब बनाएंगे जिसका डायामीटर ही ये कॉर्ड हो जाएगा, तभी वो सर्कल सबसे छोटा होगा। करेक्ट। क्योंकि किसी वैसे सर्कल के लिए जिसके लिए ये कॉर्ड डायमीटर नहीं है, उस सर्कल का डायमीटर तो और बड़ा रहेगा ना। बात समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं समझ में आया तो भी ज्यादा इसके बारे में सोचना मत शुरू करो।
लेकिन ये बात अच्छे से समझ लो कि इफ वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल दैट पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, देन इट इज नेसेसरी दैट, आई मीन वी डू नॉट हैव द फ्रीडम ऑफ चूजिंग द सेंटर्स, जहां चाहे वहां नहीं हो सकता है सेंटर। और रेडियस के बारे में क्या, देयर इज नो अपर लिमिट बट यस देयर इज अ लोअर लिमिट, ठीक है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज द मिनिमम रेडियस दैट वी कैन टेक। अब अगर हम सेंटर्स के बारे में वापस थोड़ा सोचें, हाँ ये बात तो सच है कि हम जहां चाहे वहां नहीं चूज कर सकते हैं सेंटर, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन है। देखो ना, इतने सारे सर्कल्स तो बने हैं, सभी के अलग अलग सेंटर हैं। उन सभी सेंटर को एक बार विजुअलाइज करो। ये जितने भी सर्कल बने हैं ना, उन सभी के मैं चाहता हूं कि तुम सेंटर को विजुअलाइज करो। मैं एक बार मार्क भी करता हूं रफली, ठीक है, रफ मार्किंग। ये सबसे बड़े वाले का मेरे को सेंटर लग रहा है यहां पर है, ये इससे छोटे वाले का मेरे को लग रहा है यहां कहीं है, उससे छोटे वाले का मेरे को लग रहा है सेंटर यहां कहीं है, ठीक है। और छोटे छोटे वालों पे आऊंगा तो इसका सेंटर व्हाइट वाले का लग रहा है यहां पर है, ठीक है। पीच वाले का नहीं, पिंक वाला ना, पिंक वाले का लग रहा है यहां कहीं है, और पीच वाले का लग रहा है कि यहां कहीं है, ठीक है। अब इन सभी सेंटर्स पे ध्यान दो। क्लियरली ये चीज हमें नजर आ रहा है कि जितने भी सेंटर हैं दे आर ऑल फॉलोइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि दीज सेंटर्स हैपन टू बी कोलिनियर। इनफैक्ट अगर मैं वो वाला लाइन बना दूं जिसपे ये सारे सेंटर्स लाई कर रहे हैं, एक बार वो लाइन बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो, जितने बन रहे हैं उनको मैं कनेक्ट कर दिया हूं, तो ये वाला लाइन मिल रहा है, ठीक है। इस लाइन और AB लाइन के बीच का इंटरसेक्शन पे ध्यान दो। दिख रहा है ना, AB लाइन यहां पर है, ये है मेरा AB लाइन, जो दो गिवन पॉइंट्स हैं उनको जोड़ के जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। ये लाइन ये रहा, और सेंटर्स को कनेक्ट करता हुआ लाइन ये रहा। क्या तुमको ये फील हो रहा है कि पहला बात, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे कट कर रहा है, और दूसरा बात, ये जो सेंटर्स वाला लाइन है, ये लाइन AB को दो इक्वल पार्ट में तोड़ दे रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो दोनों बात को मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटर्स के थ्रू जाने वाला लाइन है, इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कह सकते हैं ना, ये देख के लग रहा है, यहां पर मैं कोई प्रूफ का बात अभी तक नहीं की हूं, ये देख के लग रहा है। देखने में भी बहुत संतुष्टि मिलता है। वैसे ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, सर्कल, ये जो चैप्टर मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, इट्स ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में अलजेब्रिक प्रूफ लिखने से भी पहले हमें एक विजुअल इंट्यूशन आ जाना चाहिए, जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो इट इज क्लियर कि इफ, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं यहां पे, ये इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताना। इफ वी हैव टू ड्रॉ any circle that passes through two given points, then its center must lie on the perpendicular bisector of AB। मतलब if AB were the 2 points, तो इन AB से पास करता हुआ अगर हम एक सर्कल बनाना चाहें, तो उस सर्कल का जो सेंटर है वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही कहीं लाई करेगा, है ना। यानी कि मैं ये कह तो रहा था कि सेंटर का हमारे पास फ्रीडम नहीं है, जहां चाहे वहां नहीं चूज कर सकते हैं, लेकिन अब यह भी पता चल गया है कि कहां चूज कर सकते हैं। इफ वी आर गिवन 2 पॉइंट्स AB एंड वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल दैट पासेस थ्रू दीस 2 पॉइंट्स, तो उस सर्कल का सेंटर हम AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी ले सकते हैं। तुम चाहो तो यहां ले सकते हो, 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 कहीं भी ले सकते हो। बोलो क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट्स है ना, उनके बारे में एक बड़ा खास चीज है। देखो मैं एक लेके दिखाता हूं। पहले बात तो इस बात को मैं यहां लिख दिया हूं, ठीक है, इसी बात को जो मैं भी बोला हूं वो मैं यहां लिख दिया हूं। इफ अ सर्कल इज ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स A and B, its center will lie on the perpendicular bisector of AB। ठीक है, ये बात जरूरी क्यों है? अब थोड़ा सा हम लोग ना लॉजिकल प्रूफ पे जाते हैं इसके, बहुत आसान है समझना।
ऐसा इसलिए है, पहला बात तो मान लो कि मैं 2 पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसको फ्रेशली समझ लो। मान लो मैं 2 पॉइंट लिया, ए और दूसरा पॉइंट ले लिया बी, और इसको ज्वाइन किया, बनाया एक लाइन सेगमेंट ए बी इस तरीके से। अब मैं दिखाई देता हूं कि नहीं जब मैं लिखना शुरू करता हूं? अब मैं इसका बनाया, अंदाज से बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और हम लोग क्या क्लेम कर रहे हैं कि भाई अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाना चाहता हूं जो ए से भी पास करे और बी से भी पास करे, तो वैसे सर्कल का सेंटर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही कहीं होगा, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लेके ही वैसा एक सर्कल बन सकता है। करेक्ट। इसका रीजन सिंपल सा ये है कि अगर हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट लें, जैसे कि मान लो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, यहां ले लिया पॉइंट पी, तो ये जो पॉइंट पी है ना, वो ए से जितना दूर होगा बी से भी उतना ही दूर होगा, ठीक उतना ही दूर होगा। कैसे पता ये बात? और इस बात से फायदा क्या है? पहला बात तो ये समझो, अगर पी मेरा सेंटर है और सर्कल ए से भी पास करेगा और बी से भी पास करेगा, तो इसका मतलब है पी ए भी उस सर्कल का रेडियस बनना चाहिए और पी बी भी उस सर्कल का रेडियस बनना चाहिए। तो ये बात जरूरी हो जाता है कि पी और पीबी को सेम लेंथ का होना पड़ेगा। पी और पीबी सेम लेंथ के नहीं होंगे ना, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम सर्कल बना लें। यही प्रॉब्लम तुम यहां देखे थे कि अगर मैं ए और बी 2 गिवन पॉइंट लूं और सेंटर यहां कहीं ले लूं, तो इस सेंटर से बी का जो डिस्टेंस है और ए का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, इसलिए हम इसको सेंटर मान के नहीं बना पा रहे थे सर्कल। लेकिन इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट लेने का यही फायदा है कि इस पॉइंट से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? अगर ये समझना है, वैसे ये तुम खुद भी सोच सकते हो, बट फिर भी मैं फटाक से दिखा देता हूं। तुम पी से ए को कनेक्ट कर लो, पी से बी को कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब तुमको ये 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। पहला बात, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर करें तो मुझे पता है ये लंबाई इक्वल टू ये लंबाई है। क्यों? क्योंकि मैं ये लाइन याद रखना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी ये इस AB को 2 हिस्सों में काटा है, तो ये इक्वल टू ये लेंथ होगा। दूसरा बात, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और तीसरा बात, ये लाइन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कॉमन है, ये वाला साइड, तो यानी बाय SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना। मतलब कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल ट्रायंगल्स है दोनों, और अगर दोनों ट्रायंगल्स आइडेंटिकल है तो ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगा। करेक्ट। तो देखो प्रूव हो गया ना कि अगर हम ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट पकड़ ले, कहीं भी इस साइड उस साइड, तो वो पॉइंट ए से जितना दूर होगा बी से भी उतना ही दूर होगा। और क्योंकि वो ए से जितना दूर है बी से उतना ही दूर है, इसीलिए हम उसी दूरी को रेडियस मान के जब सर्कल बनाएंगे तो वो ए से भी पास कर जाएगा और बी से भी पास कर जाएगा। क्लियर? तो ये बात, इस बात को हम विजुअली भी देख लिए हैं और लॉजिकली भी प्रूफ कर दिए हैं। बात सब समझ में आ रहा है ना? मेरा कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? अगर देखो वही बात आता है, लिखें कि नहीं लिखें, क्या लिखें। सबसे मेन चीज तो मैं कुछ भी नहीं इन्फोर्स कर रहा हूं कि कुछ लिखना है, बट अगर लिखना है, देखो अभी क्या करना चाहिए ना, तुमको वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर अभी तक मैं जो भी बोला हूं, खासकर लास्ट मतलब ये वाला बात और पिछले पेज वाला बात, उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। मेंटल रिवीजन कि सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और मैं देख लेता हूं मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं। कैमरा तो सब सही से काम कर रहा है। तो आई होप ये बात क्लियर होगा, और ये बात भी क्लियर होगा कि अगर हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो 2 पॉइंट से पास करे, तो पहला बात, वी हैव इनफाइनाइट ऑप्शंस, अनगिनत सर्कल्स बन सकते हैं। और कैसे पता अनगिनत बन सकते हैं? क्योंकि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लंबाई तो अनगिनत है, यानी हमारे पास अनगिनत ऑप्शन है सेंटर को चूज करने का। इस पॉइंट पे कहीं पर भी हम सेंटर मान के एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो AB से पास कर जाएगा, तो इससे इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं। दूसरा बात, हम जहां चाहे वहां सेंटर नहीं ले सकते, वी हैव टू टेक द सेंटर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तीसरा बात, हम जो चाहे वो रेडियस नहीं ले सकते, रेडियस हैज अ लोअर लिमिट, द लोअर लिमिट इज AB/2। करेक्ट, ठीक है। लेकिन एक चीज का फ्रीडम यहां भी है हमारे पास, बड़ा इंटरेस्टिंग से एक फ्रीडम मैं दिखाता हूं तुमको। अगर मैं
चलो एक फ्रेश पेज में दिखा देता हूं। अगर मैं तुमको 2 पॉइंट दे दिया, ये और नाम भी दे देते हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और बोले एक ऐसा सर्कल बनाओ जो इन दोनों से पास करता है। अभी तक ये पता है कि हम जहां चाहे वहां सेंटर नहीं ले सकते, जो चाहे वो रेडियस नहीं ले सकते, लेकिन इस बार एक दूसरा चैलेंज है। क्या तुम एक ऐसा सर्कल बना सकते हो जो इन दोनों से पास करे, बट वो मैं अगर उंगली यहां रख दूं तो वो उधर से भी पास कर जाना चाहिए। सोच के देखो, क्या इस स्क्रीन में मैं जहां चाहूं वहां से उस सर्कल को पास करा सकता हूं क्या, अंडर द कंडीशन कि वो ए और बी से भी पास कर रहा हो। ट्राई करते हैं, कहीं एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं अपना यहां पे, ठीक है, पहले यहां पे। तो मेरे को एक ऐसा सर्कल बनाना है जो ए बी से पास कर रहा है, लेकिन वो इससे भी होते हुए जाए। तो ट्राई किया जाए। सबसे पहले मैं एक सर्कल अंदाज से बनाऊंगा और फिर मैं यूज करूंगा टेक्नोलॉजी। वैसे तो ये ऑलरेडी अच्छा केस बन गया है, लेकिन ये लग रहा है कि बड़ा है, तो इसको थोड़ा छोटा किया जाए। अब ये ज्यादा छोटा हो गया तो थोड़ा सा बड़ा किया जाए। अब ये ज्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा सा छोटा किया जाए। ये देखो भाई, बन गया ना ऐसा सर्कल जो ए बी से पास कर रहा था और इस पॉइंट से भी पास कर गया। एक्चुअली हम लोग अगर इन दोनों से पास करता हुआ एक सर्कल बनाएंगे ना, तो हम उसको स्क्रीन में जहां भी चाहे वहां से पास करवा लेंगे, जहां चाहे। ये पॉइंट मैं यहां बनाया था, तुम कहीं भी बना के सोच लो, कहीं भी। मान लो कि मैं सोचा अचानक से कि यहां से पास करा लूं, तो इमेजिन कर पा रहे हो सर्कल दिखने में कैसा होगा। बड़ा सा एक सर्कल बनाना पड़ेगा भाई। ये देखो, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, सेट हो जाएगा। ये देखो बन गया। फिर से मैं विजुअल इंट्यूशन का बात कर रहा हूं। विजुअली क्या इमेजिन कर पा रहे हो कि मैं जहां पॉइंट कर दूं वहां से पास करा लोगे। अगर तुम बोलोगे सर यहां से पास कराइए, तो यहां से, ये मेरे को बहुत अटपटा सा पॉइंट लग रहा है, तो हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर्कल बस दूसरी तरफ बनाना होगा। ये देखो भाई, हो जाएगा हमेशा। अभी लग रहा होगा कि नहीं हो पाएगा सर, लेकिन करके मैं दिखाऊंगा। थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा छोटा। समझ में आ रहा है ना भाई? हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो ही गया। ठीक है, तो इस बात से क्या समझ में आ रहा है? इस बात से यह समझ में आता है कि अगर हमारा सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है और मैं एक तीसरा पॉइंट दे दूं, जहां चाहे वहां दे दूं, तो हम एक सर्कल बना ही लेंगे जो इन तीनों से पास कर रहा होगा। लेकिन यहां एक हल्का सा प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर केस है। अगर मैं उन तीनों पॉइंट को, अब तो 3 पॉइंट ले रहे हैं ना, अगर यहां रख दूं, है ना, एकदम ए बी वाले लाइन पे ही रख दूं, यानी इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर वो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा और ये तीनों लाइन बना रहे हैं, तो वो सर्कल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं पाएगा ना। अगर तुम ट्राई भी किए तो तुमको ये समझ में आने लग जाएगा कि वो सर्कल का साइज मतलब इनफाइनाइट बड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि तुम देखो, अगर ए बी सी यहां ऐसे है तो सर्कल दिखने में कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, करेक्ट। अगर सी ऐसे है तो दिखने में कुछ ऐसा और बड़ा बनेगा। जितना ज्यादा ये लोग कोलिनियर होते जाएंगे ना, कोलिनियर समझते हो ना, जितना ज्यादा एक लाइन में होना शुरू करेंगे उतना ज्यादा सर्कल बड़ा होने लग जाएगा। अगर इतना ज्यादा कोलिनियर हो गए तो सोच पा रहे हो कितना बड़ा सर्कल बनेगा। ये ऐसा एक बड़ा सा स्क्रीन के बाहर से जाके घूम के आ जाएगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट कोलिनियर ही हो गया तब तो तुम इतना बड़ा सर्कल बनेगा कि सर्कल का ये हिस्सा देख के वो एक स्ट्रेट लाइन लगेगा, तो वो सर्कल कितना बड़ा होना होगा। तो या तो तुम ये कह लो कि इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन वी कैन नॉट मेक अ सर्कल, या तो घुमा के ये कह दो कि इफ द 3 पॉइंट्स बिकम कोलिनियर देन द सर्कल दैट विल पास थ्रू दीज 3 पॉइंट्स विल हैव इनफाइनाइट रेडियस। बट क्योंकि इनफाइनाइट एक रियल नंबर नहीं है, इसलिए वैसा सर्कल भी एक रियल सर्कल नहीं माना जाएगा। इसलिए सेफर यह है कहना
कि if 3 points are given to us, any 3 points are given to us, then yes, we can always draw a circle passing through those 3 points as long as those 3 points are non-collinear. ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं रहे तब हम बेझिझक इन तीनों से पास करता हुआ एक सर्कल बना लेंगे, वरना हम नहीं बना पाएंगे। और देखो ये भी बात ऑब्वियस है कि अगर 3 पॉइंट मैं ले रहा हूं और वो कोलिनियर नहीं है, मतलब नॉन कोलिनियर है, तो ये तीनों पॉइंट को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से अगर जोड़ दें तो एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। और अगर कोलिनियर ले लिया तब ट्रायंगल नहीं बनेगा, जैसे अभी ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन जहां कोलिनियर लेने लगा तब एक ट्रायंगल नहीं बनेगा, तब तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगर तुमको कोलिनियर वर्ड यूज नहीं करना है तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि if we take 3 points that form a triangle, we can always draw a circle that passes through the vertices of that triangle, correct? But if 3 points do not form a triangle, then we cannot draw a circle passing through the 3 points. ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जब तक ट्रायंगल बन रहा है ना, तब तक वो ट्रायंगल कैसा भी दिख सकता है, कैसा भी। एक्चुअली मैं इस बात को लिखा भी हूं, ये देखो, फॉर एनी गिवन ट्रायंगल देयर विल ऑलवेज बी एग्जैक्टली वन सर्कल दैट पासेस थ्रू इट्स 3 वर्टिसेस। तुम ऐसा ट्रायंगल ले लो, तभी भी एक सर्कल बना लिया जो तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है। ऐसा ले लिया, कैसा भी ट्रायंगल, देखो यहाँ पर आइसोसेलेस टाइप का ट्रायंगल लिया हूं, एक्यूट एंगल, यहाँ पे ऑब्ट्यूज लिया हूं, यहाँ पे स्केलीन एक्यूट ट्रायंगल लिया हूं। लेकिन हर केस में मेरे को एक ऐसा सर्कल मिल जा रहा है जो तीनों वर्टिसेस से पास कर जा रहा है ना। वही बात यहां लिखा हूं, लेकिन यहां पे मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट भी मेंशन किया हूं। ये तो लिखा ही हूं कि अगर तुम एक ट्रायंगल लोगे तो तुम हमेशा एक सर्कल बना पाओगे जो इन तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वन सर्कल भी लिखा हूं। यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा सर्कल बनाए जो उनके वर्टिसेस से पास करे, तो वैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, एक ही सर्कल बन सकता है। ऐसा क्यों है? देखो, इस बात को समझने के लिए मैं इस पेज पे समझा देता हूं। मान लो वो जो ट्रायंगल है ऐसा है। हमें समझना क्या है कि इस ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास करता हुआ, मतलब तीनों वर्टिसेस से पास करता हुआ सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। इस बात को कैसे समझे? तो देखो, एक ट्रायंगल पहला बात 3 पॉइंट से बना है। इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे दिया जाए A, B, C, ठीक है। अभी एक बार के लिए C को इग्नोर कर दो, C भूल जाओ, ठीक है। हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो A और B से पास करे। ये बात सुनते ही हमें ये समझ में आ जाता है कि उस सर्कल का सेंटर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। सी पूरा भूल जाओ, वो 2 पॉइंट वाले डिस्कशन में चले जाओ कि अगर तुमको 2 पॉइंट्स गिवन है ए और बी, और एक ऐसा सर्कल बनाए जो ए बी से पास करे, तो उस सर्कल का सेंटर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही लाई करेगा। यानी कि अगर मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं जो कि दिखने में कुछ शायद ऐसा होगा, तो हमें पक्का पता है कि इसका जो मतलब वो जो सर्कल है जो ए बी से पास करेगा वो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं लाई करना चाहिए, करेक्ट। तो वो वाला जो सर्कल होगा जो तीनों से पास करेगा, उसका सेंटर भी तो इसी लाइन पे लाई करेगा ना, क्योंकि तीनों से पास कर रहा है, यानी ए बी से तो पास कर ही रहा है, करेक्ट। ओके, अब सी इग्नोर किए थे, अब कोई और इग्नोर कर दो। अब मान लो तुम इग्नोर कर दो ए को। मैं एक अगर ऐसा सर्कल बनाना चाहूं जो बी से पास करे एंड सी से पास करे, ठीक है, बी से पास करे और सी से पास करे, तो ऐसा सर्कल का सेंटर BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, करेक्ट। और BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में अगर बनाऊं दिखने में तो वो कुछ ऐसा होगा। ये एग्जैक्ट नहीं लग रहा है वैसा दिखने में, परपेंडिकुलर ऐसा होना चाहिए, ऐसा है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी BC को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करे और 90 डिग्री पे कट करे। तो देखो, BC से पास करते हुए जितने भी सर्कल होंगे, यानी B और C से पास करते हुए जितने भी सर्कल होंगे, उनके सेंटर इस येलो लाइन पे लाई करेंगे। बट याद रखो, हम लोग को तो एक ऐसा सर्कल बनाना है जो A से भी पास करे, B से भी पास करे एंड C से भी पास करे। यानी कि हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो AB से भी पास कर रहा था एंड BC से भी पास कर रहा था, BC से भी पास कर रहा था। यानी
हमारा सर्कल एक ऐसा सर्कल होना चाहिए जिसका सेंटर इस वाले लाइन पे भी हो एंड इस वाले लाइन पे भी हो। ऐसा कोई पॉइंट नजर आ रहा है? ऐसा एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ये जो दो लाइन का इंटरसेक्शन, और दो लाइन का इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही जगह हो सकता है, यही वो पॉइंट है जहां हम उस सर्कल का सेंटर को ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यानी एक बात तो फिक्स हो गया कि वो वाला सर्कल जो ए से भी बात पास करेगा, बी से भी पास करेगा और सी से भी पास करेगा, उसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है, सिर्फ यही ही हो सकता है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि इसको सेंटर पकड़ के हम कितने सारे सर्कल बना सकते हैं जो ए, बी और सी तीनों से पास करें। तो भाई अगर ये मेरा सेंटर फिक्स हो ही गया है और मेरा सर्कल ए से भी पास करेगा, बी से भी पास करेगा, तो उसका रेडियस भी तो फिक्स हो गया ना। कोई भी बी से भी भूल जाओ, अगर वो ए से पास कर रहा है तो उसका रेडियस तो फिक्स हो गया। तो अगर सेंटर फिक्स हो गया और रेडियस भी फिक्स हो गया, तब एक ही सर्कल बनेगा ना। अब तो और कोई फ्रीडम बचा ही नहीं, सेंटर भी फिक्स, रेडियस भी फिक्स। सो वी अंडरस्टैंड कैसे, मतलब अब बेसिकली तुमको ए, मतलब यहां से यहां का जो भी लंबाई है, इसको रेडियस मान के एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और सिर्फ यही एक सर्कल होगा जो ए, बी, सी तीनों से पास करेगा। ठीक है? तो अब ये बात समझ में आ रहा है कि अगर हमें एक ट्रायंगल दिया जाए तो पहला बात, we will always be able to draw a circle that passes through the three vertices of the triangle. बट दूसरा जरूरी बात कि वैसा सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के थ्रू जाता है, एक ही वैसा सर्कल होगा। ये जो खास सा सर्कल है that passes through the three vertices of the triangle, it's also given a name. उस सर्कल को एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं? वैसे सर्कल को कहा जाता है सरकम सर्कल। सरकम सर्कल, ठीक है? ये भी मैं लिखाऊं शायद, ये देखो लिखा हूं, दिस सर्कल इज कॉल्ड द सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि बेसिकली देन द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल विल लाई ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, इसलिए सरकम सर्कल कहा जा रहा है। इनफैक्ट ये जो सर्कल है उसको सरकम सर्कल कहेंगे, और इस सर्कल का सेंटर जहां पर भी होगा उसको हम सरकम सेंटर कहेंगे, सरकम सेंटर। इस बात को भी मैं लिखा हूं, ये देखो, ये है अपना ट्रायंगल, इसके अराउंड जो सर्कल बना हुआ है सरकम सर्कल, उस सर्कल का जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे सरकम सेंटर, और उस सर्कल के रेडियस को भी एक नाम दिया जाता है सरकम रेडियस। ओके? और जब हम बताते हैं कि ये वो वाला सर्कल है जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा है, इस बात को समझाने के लिए इतने शब्द यूज करने की जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज अ सर्कल दैट circumscribes this triangle। ठीक है? circumscribes। तो कोई भी अगर एक तुमको ट्रायंगल दिया गया होगा, उस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ ठीक एक ही सर्कल होगा, और हर बार होगा और एक ही होगा। उस सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। क्लियर? अभी एक और मजेदार बात देखो, ये जो सरकम सेंटर है, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर, मतलब अगर मैं बोला इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां है, तो तुमको ऐसा सोचना होगा, अगर हम इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल बनाएं तो उस सर्कल का सेंटर कहां होगा, क्योंकि वही पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर। तो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहां है? तो यहां है। क्या सरकम सेंटर हर बार एक ट्रायंगल के अंदर ही होगा क्या? इस केस में तो है, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर इस ट्रायंगल के अंदर ही है, लेकिन यहां पर जो मैं एग्जांपल बनाया हूं, इन तीन केसेस को एक बार देखना और सोचना, क्या हर बार सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर ही है क्या? इस वाले केस में भी लग रहा है कि है, इस वाले केस में लेकिन नहीं लगेगा। इस वाले केस में देखो सरकम सेंटर यहां पड़ रहा है, सो द सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल लाइज हियर। और इस वाले केस में क्या लग रहा है? इस वाले केस में भी लग रहा है कि अंदर ही कहीं पड़ेगा। द सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल ऑल्सो लाइज विद इन दिस ट्रायंगल। तो कोई लॉजिक डेवलप हो रहा है क्या कि कब सरकम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा, कब ट्रायंगल के बाहर होगा? ट्रायंगल के शेप पे डिपेंड कर रहा है क्या ये चीज? देखो, ये ट्रायंगल बाकी दोनों ट्रायंगल से अलग किस सेंस में है? ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है और बाकी दोनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल थे। इनफैक्ट ये बात सच है कि जब भी हम एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल का सरकम सर्कल बनाएंगे
तो उस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हमें ट्रायंगल के बाहर नजर आएगा, ठीक है, और अक्यूट एंगल का बनाएंगे तो अंदर ही नजर आएगा। अब ये विजुअली तो बिलीवेबल लग रहा है, लेकिन लॉजिकली हम कैसे समझें कि यही होगा? तो इस बात को समझने के लिए ना हम अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज्ड एंगल का जो एकदम बीच वाला बाउंड्री वाला केस है ना, उसको एक बार देखते हैं। यानी अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज्ड और अगर ट्रायंगल अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के बीच वाला है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, स्पेसिफिक केस, ना अक्यूट ना ऑब्ट्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब ट्रायंगल पहले तो तुम ही प्रेडिक्ट करने का कोशिश करो। अक्यूट एंगल था तो सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर रह रहा है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल है तो सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर रह रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो तुमको क्या लगता है सर्कम सेंटर कहां होगा? उस केस में सर्कम सेंटर ट्रायंगल के ऊपर आने लग जाएगा, ठीक उसके ऊपर, ठीक है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे ना तो बाकी दोनों केस ऑलरेडी समझ में आएगा। जैसे यहां देखो, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हूं, यहां पे 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है वो देखो एग्जैक्ट उसके साइड के ऊपर है। तुम बोलोगे सर हम कैसे माने, ये तो आप ऐसा बना दिए हो तो लग रहा है, लेकिन मानेंगे कैसे? तो देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं ये लेंथ बना दूं, ठीक है, तो ये रेडियस है। अभी देखते चले जाओ तुमको रेडियस कहां कहां दिख रहा है। यहां रेडियस है और यहां भी रेडियस है, करेक्ट। देखो तुम बोलोगे कि सर आप तो मान ही लिए ना कि ये सेंटर इस पे लाई कर रहा है, तभी हम बोल पा रहे हैं ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। एक बार के लिए ये भूल जाओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं उल्टा काम करके दिखाता हूं। मैं ये मान लिया हूं कि सर्कम सेंटर इस ट्रायंगल के साइड पे ही बैठा है। अब मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये ट्रायंगल राइट एंगल डी है, तो मान जाओगे मेरा बात? समझ में आ रहा है? कि तब ये मान जाओगे कि राइट एंगल होने से सेंटर जो है वो उसके साइड पे ही होता। तो कैसे समझेंगे कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ही होना पड़ेगा? इसके लिए मैं एक रेडियस बनाया हूं, ये लंबाई भी रेडियस ही होगा और ये लंबाई भी रेडियस ही होगा, तो वहां पर भी मैं आर और आर लिख देता हूं। ये भी आर, ये भी आर, आर आर आर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मेरा बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड सेम है। उसी तरीके से ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस बन गया, क्योंकि यहां भी दो साइड सेम है। और अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, अगर ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए। तो उन एंगल्स को मैं एक नाम देना चाहूंगा, उन एंगल्स को मैं बुलाऊंगा x डिग्रीज, ठीक है। ये दोनों ही होंगे x डिग्रीज। सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल में भी, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, उनको मैं बुलाऊंगा y डिग्रीज। यहां तक कोई शक? क्लियरली समझ में आ रहा है? अब मेरे को तुम एक बात बताओ, बड़े ट्रायंगल, अपने मेन वाले ट्रायंगल पे अगर ध्यान दें तो इसका जो सम ऑफ द थ्री एंगल्स है वो 180 होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं ये x डिग्री प्लस ये पूरा x प्लस y डिग्री प्लस वो y डिग्री, इन तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। इस बात को लिख दे, x डिग्री प्लस x प्लस y डिग्री प्लस y डिग्री, ये ऐड करके 180 आएगा, यानी 2x प्लस 2y 180 आएगा, यानी x प्लस y 90 डिग्री आएगा। और x प्लस y कहां है? यहां है, देखो x प्लस y, और हमें पता चल गया है कि x प्लस y 90 होगा, यानी कि ये वाला एंगल एक राइट एंगल है, राइट एंगल है। इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल्ड है, यानी कि जब सर्कम सेंटर ट्रायंगल के साइड पे ही पकड़ लिए तब वो ट्रायंगल रहा था राइट एंगल्ड। अगर मैं ट्रायंगल का एक साइड सेंटर के ऊपर ले लूं, यानी देखो एक ऐसा केस बनाया जहां सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर निकल गया, तो देखो ना ये वाला जो एंगल है वो पहले से और बड़ा हो गया ना, देखो और बड़ा खुल रहा है, ऐसे ऐसे खुल रहा है, तो यानी वो 90 से ज्यादा हो गया। इसीलिए मैं ये बोला कि भाई जब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज होगा तब सर्कम सेंटर ट्रायंगल के बाहर निकल जाएगा। और वहीं उसका उल्टा देखो, अगर मैं ट्रायंगल को राइट एंगल की जगह अक्यूट कर दिया, इस एंगल को छोटा खोल रहा हूं, तो ये वाला जो साइड पहले यहां था अब वो यहां आ गया, तो देखो सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर घुस गया। क्लियर है? तो कुल मिला के अगर ट्रायंगल अक्यूट एंगल्ड है तो वो तो सर्कम सेंटर उसके अंदर होगा, अगर ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड है तो सर्कम सेंटर उसके बाहर होगा। मजा आ रहा है? तो यानी तुमको ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, ट्रायंगल दिखा दिए, ट्रायंगल के कुछ एंगल्स बता दिए या ट्रायंगल के बारे में कुछ बता दिए, और ये सवाल उठाए कि बताओ इसका सर्कम सेंटर इस ट्रायंगल के अंदर होगा या बाहर होगा। एनसीईआरटी वाले ऐसे सवाल उठाए भी है।
सर्कल्स के पहले वाले एक्सरसाइज में देखो, सर्कल ट्रायंगल के बारे में कुछ कुछ बोल दिए, ठीक है, बोल रहे हैं कि ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी, एक साइड है 5, एक एंगल है 70, दूसरा एंगल है 60, फिर उसका एक सर्कम सर्कल बनाओ और फिर बताओ कि उस सर्कल का सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा या बाहर होगा। तो पहले ये सेंटर वाला जवाब दे देते हैं। एक एंगल 70 है, दूसरा एंगल 60 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। 70 प्लस 60 होता है 130, 180 माइनस 130 होता है 50। तो जो तीनों एंगल है ए बी सी, तीनों 90 से कम रहे, यानी ट्रायंगल अक्यूट हो गया। ट्रायंगल अक्यूट है तो सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर होगा। तो इस चीज का जो बात है, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड, तो द सेंटर विल बी इनसाइड। व्हाई? बिकॉज द ट्रायंगल इज अक्यूट एंगल। बिना हम लोग बनाए ये बात को आंसर दे दिए हैं। लेकिन दूसरे भी जरूरी चीज है ये समझना कि हम ये चीज बनाएंगे भी कैसे। अगर हमको बोल दिया जाए कि ट्रायंगल का ये साइड है वगैरह, ये तो हम सर्कल बनाएंगे कैसे? देखो, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन मैं नहीं समझा रहा हूं, ये तुमको बचपन में आता होगा कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी विद साइड ए बी, एंगल 70, एंगल 60। प्रोट्रैक्टर और स्केल यूज करके बना लेना। ट्रायंगल बनाने के बाद, मतलब कभी भी तुम ट्रायंगल बना लोगे, ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये थोड़ा और छोटा बना देता हूं। कोई भी एक गिवन ट्रायंगल का सर्कम सर्कल कैसे बनाए? ट्रायंगल तुम्हारे सामने है, अब इसका सर्कम सर्कल कैसे बनाए? यहां तो मैं तुमको अपना सॉफ्टवेयर की मदद से बड़ा छोटा कर करके एडजस्ट करा दे रहा था। पहले ऐसे स्टार्ट करा रहा था, फिर देख रहा था कि अरे नहीं भाई और बड़ा होना पड़ेगा, सॉरी और छोटा होना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा और ऐसे एडजस्ट करा दे रहा था। तुम थोड़ी कर सकते हो ये चीज। तो सर्कम सर्कल बनाने के लिए हम लोग फिर से यही लॉजिक यूज करेंगे कि भाई वो वाला सर्कल इन दोनों पॉइंट से भी पास करेगा, है ना, तीनों से पास करना है तो इन दोनों से तो करेगा ही। तो सर्कल का सेंटर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, है ना। ये लॉजिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी एक सवाल है डायरेक्टली, तो मैं फिर से रिपीट भी कर दे रहा हूं। फिर मेरे को पता है कि ये सर्कल इन दोनों पॉइंट से भी पास करेगा, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बनाएंगे जो ऐसा दिखेगा, या समझ लो इन दोनों से पास करेगा, तो इस वाले लाइन का भी तुम चाहो तो परपेंडिकुलर बना सकते हो, किसी भी एक का पकड़ के बनाओ। अब दो लाइन का बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है। वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है ना कंस्ट्रक्शन में, ये भी बचपन में सीखे होंगे, तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो अब जब तुमको पता है कि मेरा सर्कल इस वाले पे भी होना चाहिए, इस वाले पे भी होना चाहिए, तो एक ही जगह बचा, यहां होना चाहिए सर्कल का सेंटर, आई मीन। तो अगर यहां पे होना पड़ेगा तो मेरे को पता है, तो मार्क कर दो पहले तो। अब हमको सेंटर पता चल गया, सेंटर पता है, और हमें पता है कि वो इस पॉइंट से भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा। तो कोई भी एक को रेडियस मान लो, ठीक है, मतलब एक कंपास लो और इस रेडियस को सेट कर लो कंपास पे, और फिर एक सर्कल बना दो, ठीक है। मैं फ्री हैंड किया हूं, समझ गए ना कैसे बनना है। तो द स्टेप्स आर कि अगर तुमको सामने ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के एक साइड पकड़ो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, फिर दूसरा साइड पकड़ो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। दोनों के इंटरसेक्शन से तुमको सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, यानी सर्कम सेंटर मिल जाएगा। सर्कम सेंटर मिलने के बाद उस सर्कम सेंटर से कोई भी एक वर्टेक्स को रेडियस सेट करो और एक सर्कल खींच के बना दो। तुम खुद देखोगे कि वो सर्कल तीनों वर्टिसेस से पास किया। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस करने में तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। अब वैसे जैसे यहां पहले वाले क्वेश्चन में ना, हम जो सेकंड पार्ट था, इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्रायंगल, इस बात का आंसर बिना कोई कंस्ट्रक्शन के दे दिए थे, क्योंकि हमें समझ में आ रहा था कि A70 है, B60 है, तो C50 होगा। लेकिन मान लो ये वाला ट्रायंगल को देखो, हमें ये दिया है AB6 है, BC7 है और CA7 है। यहां एंगल के बारे में कुछ नहीं कहा है, और फिर पूछा नहीं है, बट मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ सर्कम सेंटर इस बार सर्कल के अंदर होगा या बाहर होगा, आई मीन ट्रायंगल के अंदर होगा या बाहर होगा। तो बिना कंस्ट्रक्शन के सिर्फ साइड्स को देख के कैसे बता सकते हो? क्योंकि एंगल्स को देख के ये बताना बहुत इजी है कि ट्रायंगल एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है, बट साइड्स को देख के कैसे बताए? साइड्स को देख के कैसे बताए? साइड्स को देख के यहां ये तो पता चल रहा है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस है, लेकिन भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्यूट एंगल्ड भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड भी हो सकता है ना। तो ये टेक्निक कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता है कि साइड्स देख के भी हम ये पता कर सकते हैं कि ट्रायंगल एक्यूट एंगल्ड है या ऑब्ट्यूज एंगल्ड है। कैसे पता करें? हम लोग को यूज करना होगा पाइथागोरस इनइक्वालिटीज। देखो, पाइथागोरस इक्वेशन तो सब जानते हैं,
कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल्ड है तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू शॉर्टर साइड विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ये सबको पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। अगर हमको 3 साइड दिया हो और वो 3 साइड इस फैक्ट को सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब तुमको 3 साइड दिया है, तुम 2 छोटे वाले साइड्स को उठाओ, उनको स्क्वायर करके ऐड करो, अगर सबसे लंबे वाले साइड का स्क्वायर आ गया मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल था। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि तुम 2 छोटे वाले को उठाए, उनका स्क्वायर करके ऐड किए, लिख देता हूं, और पता चला कि ये स्क्वायर करके ऐड करने से थर्ड वाले साइड के स्क्वायर से बड़ा आ गया, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा ट्रायंगल है अक्यूट एंगल्ड। ओके, और यही जो थर्ड केस बनता है, एक ही बचा, कि अगर तुम सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू शॉर्टर साइड किए और वो थर्ड साइड के स्क्वायर से छोटा आ गया, तो ये जो केस बनता है वो ट्रायंगल रहा होगा ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जहां 3 साइड दिए हैं 6, 7 और 7, वहां पे तुमको क्या करना है, यू हैव टू टेक 2 साइड्स, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड एंड सी कि वो थर्ड साइड के स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है। क्लियर है? जैसे यहां पे 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियस सा बात है कि ये इस वाले 7 स्क्वायर से तो ज्यादा है ना, बड़ा है। 36 प्लस 49 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 49, तो ये ट्रायंगल अक्यूट रहेगा, अक्यूट, और अक्यूट है तो सर्कमसेंटर ट्रायंगल के अंदर ही आएगा। तो देखो बिना कंस्ट्रक्शन के पता कर लिए ना। तो ये पूरा एक्सरसाइज तो तुम करना ही, ठीक है। यहां का वीडियो मैं यहीं तक रख रहा हूं और ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट डे हम इसके आगे बढ़ जाएंगे। बट आई होप इस वीडियो को देख के तुमको बहुत अच्छा से ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि सर्कल क्या होता है, उसके पार्ट्स के बारे में, कॉर्ड क्या होता है, और सर्कल यूनिक कब होता है, मतलब 1 पॉइंट से पास करते हुए कितने सर्कल, 2 पॉइंट से पास करते हुए पूरे सर्कल्स का पूरा कहानी, 3 पॉइंट से पास करते हुए सर्कल का कहानी, सर्कम सर्कल, सर्कम सेंटर, सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन मेरे ये पढ़ा देने और समझा देने के बाद हो सकता है भी तुमको समझ में भी आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। जब तक तुम खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो तुमको इंप्रूवमेंट फील नहीं होगा, और इनफैक्ट उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा कि क्या मेरे को सच में सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। इनफैक्ट अपने आप को टेस्ट करने के लिए, और मैं भी चाहता हूं ये देखना कि तुम ये वीडियो देख के सब अच्छे से समझे हो कि नहीं। मैं खुद तुम्हारे लिए ठीक इसी वीडियो में मेरे पढ़ाए हुए जितने भी कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड एक सिंपल सा वर्कशीट बनाया हूं। वैसे सिंपल सा तो नहीं बोलूंगा, बट एक इंटरेस्टिंग सा वर्कशीट बनाया हूं। बहुत छोटा सा वर्कशीट है, सिर्फ 7 क्वेश्चंस है उसमें, 7 क्वेश्चन, सातों क्वेश्चन एमसीक्यू है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट। लेकिन वो सातों क्वेश्चन करने से तुमको बहुत मजा आएगा। देखो भाई, मेरे जो वर्कशीट है ना, वो खुद में भी एक क्लास होते हैं। तुम वो वर्कशीट के क्वेश्चन करोगे, तुम्हारा दिमाग, अगर तुम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अच्छे से सोचते रहे ना, तो उससे खुद तुम बहुत कुछ सीखने लग जाओगे, क्वेश्चन से ही सीखने लग जाओगे। तो उस वर्कशीट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। वैसे ना वो वर्कशीट भी ऑन स्क्रीन है, तुमको क्या करना होगा, ये जो मैं लिंक दूंगा, इस बात को अच्छे से समझ लो, मैं लिंक दूंगा, वो क्लिक करना, डेल्टा मैथ बोल के एक वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। वहां पे वही मेरा क्लासरूम है जहां पर मैं ये वर्कशीट देता हूं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, हमेशा ये सब फ्री रहेगा। तुम वो क्लिक करोगे, तुमको पहले तो एक अपना लॉगिन करना होगा, गूगल अकाउंट तो सबके पास है ही, अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, ठीक है, जीमेल से। उसके बाद तुमको सीधा दिखाई देगा ये वर्कशीट, ठीक है, इस लिंक से। अगर तुम ऑलरेडी लॉगिन करके रखे हो तो डायरेक्ट वर्कशीट खुल जाएगा, पहली बार करोगे तो लॉगिन करने बोलेगा। अब उसके बाद तुमको दिखाएगा कि तुम्हारा एक ये सर्कल्स का डे 1, सर्कल्स डे 1, जो वीडियो का नाम है वही वर्कशीट का नाम मिलेगा, ठीक है। सर्कल्स डे 1 का वर्कशीट है, उसमें 7 एमसीक्यू है, तुम सातों करना। तुम जैसे ही गलत करोगे तुमको दिखा देगा कि ये गलत है, ठीक है, सही आंसर भी बता देगा। वो सातों करना, मेरे पास भी फीडबैक आएगा इनफैक्ट कि तुम कितना सही किए, कितना गलत किए। तो मेरे को भी जानना है भाई कि जो भी लोग ये मेरा क्लास अटेंड किए, वो लोग उन क्वेश्चंस को कैसा बना पाए हैं, नहीं बना पाए हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस जो है ना एग्जैक्ट जो मैं क्लास में बताया वही घुमा के पूछ लिया हूं, नहीं। तुमको ये बात पक्का कह सकता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मेरा क्लास सुन के बनाना पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको फिर से अपना फ्रेश माइंड लगाना होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस ऐसे नहीं कराता हूं कि जो बताया ठीक वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया नंबर बदल के, नहीं। उससे तुम कैसे सीखना सोचोगे। मैथ्स में जरूरी है कि खुद का लॉजिक डेवलप करें। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्लास में मैं जो बताया हूं बिल्कुल उससे रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें तुमको खुद से दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देखते हैं कि तुम वर्कशीट पे कैसा करते हो।
लिंक में मिल जाएगा तुमको, सॉरी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा वर्कशीट। और ऑब्वियसली अगर तुम पहली बार मेरे से क्लास की, और पहली बार नहीं मल्टीपल टाइम्स भी की हो, तो कमेंट्स पे जरूर बताना कि तुमको क्लास कैसा लगा, सब समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है तो वो भी बताना। अगर मेरे से पढ़ाते वक्त कुछ गलत हो गया हो, गलती बोल दिया हूं, तो भी मेरे को बताना, पॉइंट करना, ठीक है। चलो, I'll see you in the next class, day 2 of circles. We'll continue from here. Bye bye.